स्वागत है आपका फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस खास एपिसोड मेरी आवाज में। मेरी आवाज का ये पहला एपिसोड है जिसमें हम उन घटनाओं को आपके सामने लेकर आएंगे जिन्हें देखते बहुत लोग हैं लेकिन हंसी ठिठोली और मीम्स कंटेंट समझकर स्क्रॉल कर देते हैं। ऐसी खबरों की गंभीरता को आइए समझने की कोशिश करते हैं इस नई पेशकश के जरिए। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। पहली घटना 16 सितंबर 2024 की उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है जो काफी वायरल भी है। पहले आप वीडियो देखिए। सर मैं आज FIR नंबर 684 मुलजिम लेके गया था सर श्रीमान मजिस्ट्रेट साहब ने श्रीमान अभिषेक त्रिपाठी जी गया था कोर्ट न्यायालय में सर वहाँ मुझसे उनसे 5 मुलजिम थे उनसे 7 बाइकें बरामद थी सर। उसके बाद उन्होंने मुझे 5 बजे से लेकर 10 बजे तक मुझे अपनी कोर्ट में खड़ा करके रखा। उसके बाद हर 10 मिनट बाद अपने चैम्बर में बुलाते थे, हर बार गाली गलौज करते, हर बार मुझे धमकाते, हर बार मुझे प्रेशर बनाते कि तुमने पकड़ के कैसे ली। मैंने बताया सर इनसे 7 बाइकें बरामद है, कार्ड्स के पार्ट बरामद है, सबका आपराधिक इतिहास है सर। हर बार मुझे धमकाया सर। मैंने कई बार कहा भी सर इनका रिमांड हो रहा है, रिमांड तो क्या नहीं सर, और ऊपर से प्रेशराइज बना लेंगे, सारी मर्यादाएं पार कर दी सर। मुझे इतना धमकाया सर। मैं सर त्रस्ता के आया हूँ यहाँ। नहीं सर मैं जाना ही नहीं है सर। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाने में तैनात ये दारोगा रेल के आगे आकर अपनी जिंदगी खत्म करने पहुंच गए और इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि वो बाइक चोर गैंग के 5 आरोपियों को लेकर 4 बजे रिमांड मांगने के लिए कोर्ट पहुंचे हुए थे, लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें रिमांड तो नहीं दी बल्कि उल्टा सचिन कुमार पर फर्जी चोरों को पकड़कर लाने का आरोप लगा दिया। दारोगा को शाम 5 बजे से रात के 10 बजे तक खड़ा रखा गया। दारोगा ने कहा कि मजिस्ट्रेट उन्हें हर 10 मिनट में चैम्बर में बुलाते थे और भला बुरा कहते थे, जलील करते थे। बकौल दारोगा मजिस्ट्रेट ने उनसे कहा, तुम मुस्लिमों को फर्जी पकड़ कर लाए हो। पुलिस ने जब बाइक चोरी के गिरोह से जुड़े इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया तो पूछताछ में इस गिरोह ने बताया था कि वो 60 से 70 बाइकें चोरी करके काट चुके हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में आंतरिक शोषण किसी से छुपा नहीं है। कभी कभी पद में छोटे एम्प्लॉय किसी व्यक्तिगत कारण से बड़े अधिकारियों की आवभगत करते हैं तो ज्यादातर केसेस में बड़े अधिकारी छोटे कर्मचारियों को मजबूर कर देते हैं। कभी मुंशी पगार नहीं भेज रहा, उसे पगार में से कुछ हिस्सा चाहिए, तो कभी बड़े साहब की पत्नी को बाजार से शॉपिंग के लिए जाना है तो 2 हवलदार उनके साथ भेज दिए जाते हैं। शोषण जब बढ़ जाता है तब कर्मचारी अपना जीवन खत्म करने का फैसला करता है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि जो थोड़ी पुरानी भी है लेकिन मोटा मोटा अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है, ये रिपोर्ट बताती है कि 2018 तक पिछले 5 सालों में देश भर में कुल 940 पुलिस कर्मियों ने अपना जीवन खत्म कर लिया। 2023 में छपी द प्रिंट की एक नई रिपोर्ट बताती है कि 2018 से 22 तक केवल CAPF डिपार्टमेंट में मेंटल हेल्थ प्रभावित होने को लेकर 50,000 कर्मचारियों ने तो रेजिग्नेशन तक सौंप दिया, जबकि 654 कर्मचारियों ने अपना जीवन खत्म कर दिया। अगली घटना बिहार की है। यह तस्वीरें 18 सितंबर की शाम बिहार के नवादा जिले से आईं। यहां एक दलित बस्ती थी जिसमें आग लगाकर जलाकर राख कर दिया। आप तमाम मीडिया चैनलों के जरिए यह खबर देख पा रहे होंगे। अगर आप थोड़े प्रबुद्ध हैं तो ट्विटर पर विपक्ष के नेताओं के ट्वीट पढ़ रहे होंगे। इस बस्ती के जलने से किसको क्या मिला? मीडिया को उसका एक मुद्दा मिल गया, विपक्ष को दलितों का हितैषी होने का मौका मिल गया, लेकिन किसी ने इन तस्वीरों को एक नजर भर देखा तक नहीं होगा। ये बस्ती दलितों की बस्ती थी, इसलिए कोई सच भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। सच तो ये है कि कोई घर जला ही नहीं है। इस राख में जो देखा जा सकता था वो कुछ बांस के खंभे थे जो जलते वक्त रोने की आवाजें निकाल रहे थे। इस राख में थी प्लास्टिक की छत जो जलते वक्त लाल पीली लौ के साथ दहक रही थी, जिसके धुएं में दलितों के बच्चे अपना बचपन सुलगते देख पा रहे थे। इस राख में सब कुछ इतना साफ दिखाई दे रहा है मगर घर दिखाई नहीं दे रहा। आग लगने से पहले जो यहाँ मौजूद थे वो घर नहीं थे, छप्पर थे जो बांस के कंधों पर झुके हुए पड़े थे। प्लास्टिक की पॉलीथीन थी जो 4 जर्जर ईंटों की बनी दीवार पर पड़ी कांप उठती थी जब भी किसी बड़ी जाति के आने की संभावना होती थी। उसे आज जला दिया गया। कोई घर नहीं जला है, घर था भी कहां।
बस्ती पर करीब 100 की तादाद में आए गुंडों ने गोलियों की बौछार कर दी। सवाल अभी भी वही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके एनडीए के साथी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवादा के कृष्णानगर जाकर इन महादलितों से मिलेंगे और उन्हें कोई मुआवजा देने का ऐलान करेंगे या नहीं। तीसरी घटना मध्य प्रदेश के श्योरपुर की है। एक महिला जिसे अक्सर मंदिर जाते वक्त बार बार गंदे नाले जैसा दिखने वाले एक रास्ते से होकर जाना पड़ता था, अब इस देश में कोई मंदिर भी सुलभ तरीके से नहीं जा सकता। तो बताइए, हिंदुत्व को तो खतरा होगा ही। हिंदुओं की सरकार होते हुए मंदिर को जाती एक सड़क का हाल देखकर बड़ा दुख होता है। लेकिन इस महिला ने भी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने का अजीब तरीका निकाला। वो मंदिर तक दंडवत प्रणाम करते हुए चली गई। महिला का कहना था कि कई बार शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, तो यही तरीका अपनाना पड़ा ताकि सब लोगों को इसका पता चल सके कि किस तरीके से बस्ती में असुविधाओं का आलम बना हुआ है। यहाँ न तो आवास मिला है और न ही लाडली बहना योजना में उनका नाम जोड़ा गया है। सचिव और सरपंच मिलकर शासन की योजनाओं में हमें शामिल नहीं कर रहे हैं। पंचायत में कोई न तो कार्य कराया गया है और न किसी प्रकार के लाभ दिए गए हैं। दिक्कत थी सड़क की, वो भी तब जब मध्य प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार चल रही है, जो लागत से ज्यादा टोल टैक्स वसूलने के लिए जानी जाती है। एक किसी सज्जन ने आरटीआई के तहत पता लगाया कि राजस्थान में दिल्ली जयपुर हाईवे पर मनोहरपुर टोल प्लाजा से लगभग 8,000 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं, जबकि इस हाईवे को बनाने की लागत मात्र 1900 करोड़ रुपए थी। 4 गुना से भी ज्यादा टोल टैक्स देने के बाद भी इस हाईवे की हालत खस्ता है। यह हाईवे 6 लेन का है, लेकिन हकीकत में यह हाईवे ज्यादातर जगहों पर सिर्फ 4 लेन का ही रह गया है और इस 4 लेन के हाईवे पर भी सैकड़ों गड्ढे हैं, जिसकी वजह से औसतन 10 एक्सीडेंट यहां रोज होते हैं। साल 2021 में 874 रोड एक्सीडेंट यहां पर हुए, जिनमें 409 लोगों की मौत हुई। टोल टैक्स ने मिडिल क्लास की कमर कैसे तोड़ रखी है, आइए जानते हैं। नियम कहता है कि कोई भी टोल प्लाजा 60 किलोमीटर के भीतर नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी हाईवे पर 2 टोल प्लाजा के बीच कम से कम 60 किलोमीटर की दूरी होनी ही चाहिए। लेकिन असल में इस दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर मनोहरपुर और दौलतपुर टोल प्लाजा के बीच 60 किलोमीटर से कम की दूरी है, जो नियमों के खिलाफ है। आप समझिए कि कैसे हम और आप नेशनल हाईवेज के लिए हजारों करोड़ रुपए का टोल टैक्स दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सड़कों में गड्ढे रोज किसी न किसी की जान ले रहे हैं। आप किसी भी नेशनल हाईवे पर ट्रेवल करते हैं तो आप टोल टैक्स भरते हैं, जिससे सरकार हाईवे बनाने का खर्चा निकाल सके। लेकिन जरा ठहरिए, हमारे देश में टोल टैक्स के अलावा भी और टैक्सेस हैं। जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आपको उस गाड़ी की असल कीमत पर 28% जीएसटी देना होता है, जिसमें 14% जीएसटी केंद्र सरकार की और 14% जीएसटी राज्य सरकारों को मिलता है। अगर आप स्कूटी या बाइक खरीदने जाते हैं तो उस पर भी आपको 28% जीएसटी देना होता है। 28% जीएसटी के बाद गाड़ियों पर 17% रोड सेस लगा दिया जाता है, जो रोड निर्माण के लिए लगाया जाता है। इसके अलावा भी 1% टैक्स टीसीएस के रूप में आपसे वसूला जाता है, जिसे टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कहते हैं। गाड़ी खरीदते वक्त आपको कार इंश्योरेंस भी लेना होता है, जिस पर 18% जीएसटी फिर से लगा दिया जाता है। और जब आप अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो इस पर भी आपको 18% जीएसटी देना होता है। टैक्स की ये लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती। इस सब के बाद जब आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलवाते हैं तो उस पर ज्यादातर राज्यों में 30 से 50% एक्साइज ड्यूटी और वैट लगता है, और ये वैट राज्य सरकारें आपसे वसूलती हैं। फिर जब आप कार की सर्विस कराने जाते हैं तो हर बार 18% जीएसटी वहां भी अलग से देकर आते हैं। इतने सारे टैक्स देने के बाद भी और टोल टैक्स देने के बाद भी अगर खराब सड़कें और गड्ढों की वजह से आपकी गाड़ी का टायर खराब हो जाता है या पंक्चर हो जाता है तो नया टायर खरीदने पर भी आपको सरकार को 28% जीएसटी देना पड़ेगा। और अगर अनफॉर्चुनेटली किसी का इन सड़कों पर एक्सीडेंट हो जाता है और उसे अपने उपचार के लिए दवाई खरीदनी पड़ती है
तो उन दवाइयों पर भी सरकार 5 से 12% टैक्स लेती है। और इतना टैक्स देने के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको जो सड़कें चलने के लिए मिल रही हैं वो सड़कें सही होंगी और उन पर गाड़ी सही से चल सकेंगी, गड्ढे नहीं होंगे। इस नई पेशकश में आज इतना ही। आप चाहते हैं अगर हफ्ते में एक वीडियो ऐसा जिसमें हम वायरल वीडियोस के जरिए उनसे जुड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताएं, जैसे कि आज बताए, तो कमेंट करके बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।